हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 के बारे में जानेंगे और उसकी सोल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। टुट्टी फुट्टी टोकरी आए किसी ना काम। चलो अब फ्री बैठे हैं लॉकडाउन के बाद, पढ़ लेते हैं श्रीमान। तो आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, इसकी सोल को पकड़ने से पहले और ये इसके अंदर डिटेल क्या आती है उससे पहले हम ये जान लें। दो वर्ड्स हमने सुने हुए हैं, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पीछे से, और प्रोस्पेक्टिव किसी भी चीज के होने के आगे से लिया जाता है उसका इफेक्ट। तो पहली चीज मैं बता दूं कि भी इसके अंदर जो डिटेल है वो सारी कुछ जो भी है आर्टिकल 13 की जो सोल है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ चलेगी। प्रोस्पेक्टिव यानी कि जब से ये आया उसके आगे से सारा कुछ इसका जो सा कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। सब उससे पहले अब सबसे स्टार्ट में हमें ये समझना पड़ेगा कि जो लॉ है, लॉ इसको कहते हैं इट्स अ वेरी वाइड ओशन, बहुत बड़ा समंदर है। लेकिन 26 जनवरी 1950 जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब उस टाइम पे हमारे चैप्टर जो 3 है, जो पार्ट 3 है इसका, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं जो कि हैं 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ये हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो 26 जनवरी 1950 पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस टाइम पे एक चीज फ्रेम कर दी गई थी कि जो लॉ है इटसेल्फ इज अ वाइड ओशन, लेकिन फिर भी उसको फंडामेंटल राइट्स के दायरे के अंदर ही अंदर रहना होगा। यानी कि जो लॉ है वो फंडामेंटल राइट्स से बाहर नहीं जा सकता, उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। जो भी कानून हिंदुस्तान के अंदर बनेगा वो फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघना कभी नहीं कर सकता, और अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघना करता है तो वो वॉइड करार दिया जाएगा। तो 13 का क्लॉज 1, 13 आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 और 13 का क्लॉज 3, ये यहां तक अभी हम आर्टिकल 13 को समझेंगे। इसको समझने के लिए अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज को अगर हम छोड़ दें तो आर्टिकल 13 के अंदर क्लॉज 1 जो है उसके आगे लिख दो आप अपना प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, 2 पे लिख दो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। ये 1 और 2 को समझ लेते हैं। इसमें आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ये बताया गया है कि कोई भी लॉ जो 26 जनवरी 1950 से पीछे के बने हुए हैं और अब फंडामेंटल राइट्स अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, जो कि है 26 जनवरी 1950 के बाद, जो भी लॉ प्रीवियस से चलते आ रहे हैं और अब वो अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ वो टू द एक्सटेंट ऑफ के दायरे तक टकराते हैं, अगर कोई फंडामेंटल राइट से टकराते हैं, कंफ्लिक्ट करते हैं उसके साथ, तो उन प्रीवियस लॉज को वॉइड करार कर दिया जाएगा। यानी कि 26 जनवरी 1950 से पीछे के जितने लॉज हैं अगर वो अब आगे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रॉस कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950 के आगे क्रॉस कर रहे हैं, तो जो फंडामेंटल राइट से टकराएगा लॉ वो वॉइड करार दे दिया जाएगा, रेस्ट सभी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये क्लॉज 1 में बताया गया। क्लॉज 2 में स्टेट के बारे में बताया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है जो जी है, वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बता रही है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अब कोई भी स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो हमारे फंडामेंटल राइट से टकराए, और किसी एक्सटेंट तक अगर वो टकराता है, टू द एक्सटेंट होगा, कहीं पे भी वो टकराता है तो उसको वॉइड करार दे दिया जाएगा। इसमें 13 क्लॉज 1 में एक एक्सेप्शन जरूर आ जाती है, और ये 1 और 2 के जो हमारा इसका सोल है उसमें एक एक्सेप्शन जरूर आ जाती है। सपोज करो कोई एक्ट है उसके अंदर 100 सेक्शंस हैं, 100 में से 5 सेक्शन या 10 सेक्शन ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स के से टकराते हैं, उनके साथ कंफ्लिक्ट करते हैं, तो इसके प्रिंसिपल के हिसाब से वो 90 जौन से होंगे उस एक्ट के अंदर उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उन 10 सेक्शंस को जौन सा है वो वॉइड करार दे दिया जाएगा। लेकिन जो एक्सेप्शन इसके अंदर जो मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि अगर सपोज करो कि भी ये 10 सेक्शंस उस एक्ट के साथ बाकी के 90 जौन से सेक्शंस हैं उनके साथ इतने ज्यादा कनेक्टेड है कि अगर वो 10 सेक्शंस को निकाल दिया जाए तो बाकी के 90 जो उनसे बचे सेक्शंस हैं
उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, वो बेसलेस हो जाते हैं या फिर उनमें उतना इफेक्ट नहीं रहता, तो फिर उन सभी सेक्शंस को भी, जो बाकी के 90 सेक्शंस हैं, उनको भी वॉइड करार कर दिया जाएगा। चाहे वो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट से जो से है वो कन्फ्लिक्ट कर रहे थे कि नहीं करते थे, अब उनको भी जो सा है वो वॉइड करार कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 के अंदर ए के अंदर हमारे को लॉ क्या होता है, लॉ के बारे में बताया गया कि भाई लॉ जो है वो क्या क्या चीजों को इंक्लूड करता है। जो लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स एंड यूजेजेस, ये सभी चीजों को इंक्लूड किया जाता है टर्म लॉ के अंदर, के लॉ के टर्म के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड किया जाता है। और 3 के बी में ये बताया हुआ है लॉ इनफोर्स। लॉ इनफोर्स मतलब वो ही लॉ इनफोर्स किया जाएगा, वो माना जाएगा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनाया गया होगा। लॉ इनफोर्स इंक्लूड्स लॉ पास्ड और मेड बाय द लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो बना होगा जो सा है वो लॉ इनफोर्स रहेगा। जब इनिशियली 26 जनवरी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 के अंदर यहीं तक के क्लॉज थे और यहीं तक इनके ये सबसेक्शन थे, यहीं तक था। जो इसके अंदर अब आप एक लाइन का और क्लॉज ऐड किया गया है, दैट इज सबसेक्शन जो इसका 4 है, जो क्लॉज 4 है वो 1971 में 24th अमेंडमेंट होने के बाद इंक्लूड किया गया था। ये क्या कहता है क्या नहीं कहता है, और इसको थोड़ी देर के लिए हम होल्ड पे रख लेते हैं और आगे इसको समझते हैं कि ये जो इतना हिस्से को भी और आगे पढ़ाते हैं। इसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के बारे में बात किया गया है। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के बारे में हम जानते हैं कि ये किस तरीके से डॉक्ट्राइन काम करती है। तो अगर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को समझना है तो वो आपकी किचन में पड़ी है, इसको कहते हैं ये, जी हाँ, इसको आप किचन में देखते होंगे तो ये है छन्नी जिसको कहते हैं। लेकिन आज के बाद से इस छन्नी को आप कहेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। बिल्कुल सही, वो मैं समझाता हूं कि कैसे। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी ये कहता है कि जो, जैसे इसमें मैंने बताया प्री कॉन्स्टिट्यूशन सब क्लॉज 1 में, कि जो प्रीवियस जो से लॉज चलते आ रहे हैं वो इसके अंदर डालते चलो। ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का प्रिंसिपल है। ये जो नेट है, ये नेट नहीं है, बेसिकली ये फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये कहते हैं कि इधर से जो प्रीवियस लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन से पीछे के जो लॉज है उसको यहाँ से डालते चलो। जो इधर से निकलता जाएगा, जो फंडामेंटल राइट से नहीं टकरा रहा है, बाहर निकलता आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लो एज लॉ। और जो इस जाली के साथ, जो फंडामेंटल राइट्स के साथ टकरा गया है और ऊपर रह गया, उसको निकाल के हटा दो। तो ये इसके लिए बेस्ट एग्जांपल जो सा केस है वो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का अगर आप केस को स्टडी करेंगे तो आपसे इसमें आपको डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट इसका डॉक्ट्राइन जो इसके अंदर है दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। अगर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को समझना है तो इस छन्नी को फिर से यूज कर सकते हैं, और अब की बार इसको करना होगा कुछ ऐसे। अब मैं आपको शायद पार्शियली नजर आ रहा हूँ। तो एक्लिप्स का में क्या होता है कि भी किसी चीज को हाइड कर दिया जाता है, जैसे ग्रहण ग्रून लगते हैं, चांद आगे आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स लग गया। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ये कहता है कि अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई लॉज हैं या कोई लॉ है, कोई भी लॉ है जो सा फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, उसको हाइड कर दिया, इसको खत्म ना कर दिया जाए। जैसे कि एक मरीज है, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, अगर वो उस पे चले जाते हैं, कोमा में जब चले जाते हैं, तो वेंटिलेटर पे, जिसको कहते हैं कि भी आजकल जैसे कोरोना के टाइम पे वेंटिलेटर के बारे में बहुत जिक्र होता है, कहते हैं कि द बॉडी इज ऑन वेंटिलेटर, यानी कि वो अभी मरा नहीं है, उसमें अभी भी जान बाकी है। तो इसको एक तरह से एक्लिप्स को कहा जाता है कि उसको हाइड कर दिया जाए, उसको पावरलेस कर दिया जाता है, और फिर कभी अगर कोई जिंदगी में दोबारा से आगे फ्यूचर में कोई अमेंडमेंट होती है तो उसको रीयूज किया जा सकता है। तो उसको डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। इसको ज्यादा समझने के लिए दो बेस्ट बेंचमार्क केसेस जो से हैं वो है एक बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP और स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। पॉज करना।